चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए ये तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर और मुंगेर यूनिवर्सिटी दोनों के लिए है। ये तिलका मांझी यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी दोनों के लिए है। तो ये अलका गैस पेपर है, देख लीजिए अलका गैस पेपर, और ये 2025 का ये गैस पेपर है, अलका गैस पेपर। और ये जो है ये वीडियो ये साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स सभी के लिए है, तीनों के लिए है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी के लिए है। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स को। तो देखिए हम लोग पहले 3 क्लास हम लोग देख चुके हैं, जिसमें से हम लोग सभी क्लास की बात कर लेते हैं बारी बारी से। तो पहले क्लास में हम लोग हिस्ट्री को कवर कर चुके हैं, और सेकंड की क्लास के द्वारा हम लोग पॉलिटिकल साइंस को कवर कर चुके हैं, और थर्ड क्लास के द्वारा हम लोग ज्योग्राफी को कवर कर चुके हैं। और आज जो है ये 4th क्लास चलने वाला है, और 4th क्लास में आज हम लोग इकोनॉमिक्स को हम लोग ऑल इन वन वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए आज हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र को देखने वाले हैं। देखिए पहले प्रश्न में बोला जा रहा है कि अर्थशास्त्र में ग्रीष्म का नियम संबंधित है। अर्थशास्त्र बोला जा रहा है, मतलब वही हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। अर्थशास्त्र में ग्रीष्म का नियम संबंधित है। तो ग्रीष्म का नियम जो है वो किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा करेंसी के चलन से संबंधित है। अर्थशास्त्र में ग्रीष्म की बात कर लेते हैं, तो ये करेंसी के चलन से संबंधित है, करेंसी के चलन से संबंधित है। देखिए प्रश्न नंबर 2 की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 2 में है क्रेता बाजार ऐसे स्थान को घोषित करता है जहाँ उद्योगित करता है। बोला जा रहा है क्रेता बाजार ऐसे स्थान को उद्योगित करता है जहाँ क्या हो जाएगा, वस्तुएं प्रतियोगी दरों पर उपलब्ध होती हैं, प्रतियोगी दरों पर उपलब्ध होती हैं। बोला जा रहा है वस्तुएं प्रतियोगी दरों पर उपलब्ध होती हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न में देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ सह अस्तित्व है। बोला जा रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के बीच हो जाएगा। बोला जा रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ सह अस्तित्व है, ये हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के बीच हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र क्या है। बोला जा रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। किसी उद्यम को जिसका स्वामित्व संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के पास हो, संयुक्त क्षेत्र कहलाता है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में है किसी देश में रहन सहन के स्तर में परिवर्तन निम्न में से किस में परिवर्तनों द्वारा प्रतिबिंबित होता है। तो किसके द्वारा होता है? ये होता है स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन द्वारा हो जाएगा। स्थिर मूल्यों में प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन द्वारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है निम्न कथनों में कौन सा एक हरित क्रांति की प्रकृति को सटीक ढंग से वर्णित करता है। तो कौन करता है? ये हो जाएगा अधिक उपज देने वाले किस्मों का कार्यक्रम, अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में है कि निम्न में से कौन श्रम अधिनियम भारत में कृषि श्रम के हितों का संरक्षण करता है। कौन करता है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 हो जाएगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 हो जाएगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है बेरोजगारी के निम्न 4 प्रकारों में कौन सा एक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अधिक घातक है। कौन है? ये हो जाएगा शिक्षित वर्गों के बीच शहरी बेरोजगारी, शिक्षित वर्गों के बीच शहरी बेरोजगारी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते थे। प्रश्न नंबर 9 में देखिए बोला जा रहा है उदारीकरण अवधि में भारत में सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा क्या होता है? बढ़ गया है। बोला जा रहा है उदारीकरण अवधि में भारत के सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा बढ़ गया है। क्या हो गया है? बढ़ गया है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 10 में है
एक वित्त विधेयक वह विधेयक है, बोला जा रहा है एक वित्त विधेयक वह विधेयक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर सी में हो जाएगा, जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने हेतु प्रतिवर्ष प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा एक वर्तमान में भाग के आयात का महत्वपूर्ण मद नहीं है, कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्यान्न। खाद्यान्न जो ये नहीं है, खाद तेल ये हो जाएगा, उर्वरक हो जाएगा, न्यूज प्रिंट ये भी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है निम्न क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र व्यापार में भारत का सबसे बड़ा भागीदार है। भारत का सबसे बड़ा भागीदार की बात कर लेते हैं। निम्न क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र से व्यापार में भारत का सबसे बड़ा भागीदार, व्यापार में सबसे बड़ा भागीदार की बात कर लेते हैं, हो जाएगा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ से हम लोग सबसे अधिक व्यापार भारत में भागीदार हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हम लोग प्रश्न की बात कर लेते हैं 13 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है निम्न में से कौन केंद्रीय कर राजस्व का स्रोत नहीं है। कौन केंद्रीय कर राजस्व का स्रोत नहीं है, ये हो जाएगा संपत्ति कर। संपत्ति कर जो है ये केंद्रीय कर राजस्व का स्रोत नहीं है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है कि निम्न में कौन सा एक कर राज्य सरकारों के राजस्व का अनन्य स्रोत है। कौन हो जाएगा, भू राजस्व। भू राजस्व जो है ये राज्य सरकारों के राजस्व का अनन्य स्रोत है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 में बोला जा रहा है भारत में कुल रोजगार में कृषि क्षेत्र का लगभग हिस्सा कितना है। तो कृषि क्षेत्र का लगभग हिस्सा कितना है, 65% है, 65% है। उसके बाद हम लोग कृषि क्षेत्र का लगभग हिस्सा कितना है, 65% है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है निम्न एजेंसियों में कौन सा एक भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्तरदायी है। तो कौन राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्तरदायी है, तो ये हो जाएगा CSO। CSO जो है ये भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए है, CSO। चलिए हम लोग देखिए अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 17 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 में बोला जा रहा है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक को उसके समापन की निर्दिष्ट तिथि को के पूर्व ही समाप्त कर दिया जाता है। किसे कर दिया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना को पहले ही समाप्त कर दिया गया था। बोला जा रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजना में किस एक को उसके समापन की निर्दिष्ट तिथि से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। किसे समाप्त कर दिया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना को पहले ही समाप्त कर दिया गया था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो ये 5 नहीं है 4 वर्ष तक ही रहा था। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है भारत में गरीबी के बारे में ड्रेन सिद्धांत अपवाह सिद्धांत संबंधित है। ड्रेन सिद्धांत अपवाह सिद्धांत किससे संबंधित, ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी से हो जाएगा। बोला जा रहा है भारत में गरीबी के बारे में ड्रेन सिद्धांत अपवाह सिद्धांत संबंधित है। किससे संबंधित है, दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 19 में है बोला जा रहा है भारत की जनसंख्या की दृष्टि के संदर्भ में महान विभाजन वर्ष है। तो महान विभाजन वर्ष कौन सा हो जाएगा, 1921 हो जाएगा। महान विभाजन वर्ष की बात कर लेंगे तो 1921 हो जाएगा, लेकिन यही अगर यदि हम लोग लघु विभाजन वर्ष की बात करेंगे तो 1951 हो जाएगा। महान विभाजन वर्ष को क्या हो जाएगा, 1921 हो जाएगा। लघु विभाजन वर्ष की बात करेंगे तो 1951 वर्ष हो जाएगा, 1951 हो जाएगा। अब हम लोग 20 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है ब्रिटिश शासन काल में भारत में रेलवे का विकास किया गया। तो किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत से इंग्लैंड को कच्चा माल निर्यात करने के लिए किया गया था। ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत से इंग्लैंड को कच्चा माल निर्यात करने के लिए ट्रेन को मतलब कि चलाया गया था, रेलवे का विकास किया गया था। अब हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 21 में बोला जा रहा है नाबार्ड का प्रमुख कार्य है। तो नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है, तो नाबार्ड का प्रमुख कार्य है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों का
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करना। क्या हो जाएगा? ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ऋण प्रदान करना है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखिए प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं, 22 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में बोला जा रहा है, नियोजन के अंतर्गत बाजार की भूमिका के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है बोला जा रहा है नियोजन के अंतर्गत बाजार की भूमि के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हो जाएगा, योजना संसाधनों का आवंटन निश्चित करते हैं लेकिन बाजार निर्णायक रूप से कीमतें निश्चित करता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 23 में दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा विभागीय रूप से संचालित 2 प्रमुख वाणिज्यिक उपक्रम है। कौन कौन है? रेलवे एवं वायुपतन हो जाएगा, रेलवे और वायुपतन हो जाएगा। बोला जा रहा है भारत सरकार द्वारा विभागीय रूप से संचालित 2 प्रमुख वाणिज्यिक उपक्रम है। 2 प्रमुख वाणिज्यिक उपक्रम की बात किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेलवे और वायुपतन हो जाएगा, रेलवे और वायुपतन हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 24 में क्या दिया गया है, भारत में बंधुआ श्रमिक का प्रथा कब समाप्त की गई? बोला जा रहा है भारत में बंधुआ श्रमिक का भारत में बंधुआ श्रमिक प्रथा कब समाप्त किया गया था भारत में? तो कब किया गया था? 1975 ईस्वी में। तो भारत में बंधुआ श्रमिक की समाप्ति कब किया गया था? 1975 ईस्वी में इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 25 में बोला जा रहा है निम्न कथनों पर विचार करें। बोला जा रहा है निम्न कथनों पर विचार करें, तो देख लीजिए इसमें पहला क्या हो जाएगा? फिक्सल सुधार हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? फिक्सल सुधार हो जाएगा। उस पर ढांचागत सुधार हो जाएगा। पहला हो जाएगा फिक्सल सुधार हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ढांचागत सुधार हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा? वित्तीय क्षेत्र सुधार हो जाएगा, वित्तीय क्षेत्र सुधार हो जाएगा। पहला हो जाएगा फिक्सल सुधार, दूसरा हो जाएगा ढांचागत सुधार हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा वित्तीय क्षेत्र सुधार हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 26 में बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा एक भारत में कृषि संपत्ति और आय के करारोपण के अनन्य रूप से संबंधित है? तो कौन हो जाएगा? राज्य समिति हो जाएगा, जो कि 1972 हो जाएगा। राज्य समिति 1972 हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 27 में हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 27 की हम लोग बात कर लें अगर यदि, प्रश्न नंबर 27 में बोला जा रहा है कि 1991 में नई औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्देश्य है। बोला जा रहा है 1991 में नई औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनावश्यक सांख्यिकीय नियंत्रक से भारतीय औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं को मुक्त करना। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। मतलब कि प्रश्न नंबर 28 की हम लोग अगर यदि बात कर लें, तो देखिए प्रश्न नंबर 28 में बोला जा रहा है प्रथम नरसिंहम समिति का संबंध था। प्रथम नरसिंहम समिति का संबंध अगर यदि हम लोग बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से। बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से हो जाएगा, प्रथम नरसिंहम समिति का संबंध हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 29 की हम लोग बात कर लें अगर यदि, तो प्रश्न नंबर 29 में है भूजोतों की चकबंदी के मामले में निम्न में से किस राज्य ने सबसे कम प्रगति की? सबसे कम प्रगति कौन किया था? ये हो जाएगा बिहार हो जाएगा। चकबंदी के मामले में अगर यदि हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे कम प्रगति कौन किया था? बिहार किया था। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 30 में बोला जा रहा है निर्धनता रेखा की परिभाषा में निम्न में से कौन आधार लिया गया है? कौन लिया गया? प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी की राष्ट्रीय ज़रूरत होती है। 2400 कैलोरी की राष्ट्रीय ज़रूरत होती है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 31 में बोला जा रहा है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कार्यक्रम में शामिल है। बोला जा रहा है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड बोला जा रहा है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कार्यक्रम में शामिल है। तो कौन शामिल है? प्राथमिक शिक्षा शामिल है। बोला जा रहा है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कार्यक्रम शामिल है। तो किससे संबंधित है ये? किस में शामिल है ये? प्राथमिक शिक्षा में शामिल है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो है ब्लैकबोर्ड वो किस में शामिल है? ये हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा में शामिल हो जाएगा।
अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 32 में बोला जा रहा है कि भारत का योजना आयोग है। तो भारत का योजना आयोग क्या हो जाएगा? एक सलाहकार संस्था हो जाएगा। भारत का योजना आयोग जो है ये एक सलाहकार संस्था हो जाएगा। भारत का योजना आयोग जो है वो एक सलाहकार संस्था हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 33 में बोला जा रहा है प्रधानमंत्री की रोजगार योजना का उद्देश्य निम्न में से कौन है? बोला जा रहा है प्रधानमंत्री की रोजगार योजना का उद्देश्य निम्न में से कौन है? तो कौन हो जाएगा? सूक्ष्म उद्योगों में 10 लाख बेरोजगार शिक्षित युवाओं को अस्थायी रोजगार उपलब्ध कराना है। सूक्ष्म उद्योगों में 10 लाख बेरोजगार शिक्षित युवाओं को अस्थायी रोजगार उपलब्ध कराना है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 34 में बोला जा रहा है भारत में प्रथम रेलवे लाइन का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? बोला जा रहा है भारत में प्रथम रेलवे लाइन का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन का उद्घाटन 1947 ईस्वी में किया था। 1947 ईस्वी में किया गया था। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं और सबसे ये अंतिम प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है। तो वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वार्षिक आम बजट एवं अन्य वित्तीय विधेयक की रूपरेखा तैयार करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वार्षिक आम बजट एवं अन्य वित्तीय विधेयकों की रूपरेखा को तैयार करना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस को देखेंगे, क्योंकि इसके बाद देखिए जनरल साइंस आ रहा है। तो अगली क्लास में हम लोग जनरल साइंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।